नदी के हम दो क्षेत्र मान सकते हैं। नदी का उद्गम, नदी जहां से उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो निश्चित तौर पर यह ऊपर थोड़ा सा सी लेवल से हाई एरिया होगा, क्षेत्रीय स्तर पे ऊंचा क्षेत्र होगा। फिर नदी एक पूरे मार्ग में प्रवाहित होगी, रिवर का एक कोर्स होगा। फिर उसके बाद जाके नदी कहीं और समाहित होगी। अभी कैसे भी समाहित हो सकता है कोई एक नदी चले तो वह दूसरी नदी में समाहित हो जाए, तो वह अपना पानी जहां पे डालेगी वह उसका मुहाना होगा। जहां से पानी प्राप्त करेगी, जहां से उत्पन्न होगी, वह उद्गम है, और जहां अपना पानी डाल रही है वह उसका क्या होगा, मुहाना होगा। उद्गम से लेके मुहाने तक का समस्त क्षेत्र यहाँ पर, राइट, यह नदी इतने क्षेत्र का जल बहा कर ले जाती। ये सिंपल केवल नदी, एक ही नदी की बात कर रहा हूं अभी मैं, राइट। तो नदी जितने क्षेत्र विशेष का जल बहा कर ले जाती है वह उसका जल ग्रहण क्षेत्र हो जाता है। वह वाटर कैचमेंट एरिया है, या वाटर कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। कोई नदी जितने क्षेत्र विशेष का जल अपने साथ बहा कर ले जाती है वह उसका जल ग्रहण क्षेत्र। केवल वही नदी होगी, उसकी सहायिकाओं को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, राइट। तो अब उद्गम कहाँ हो सकता है, तो उद्गम या तो हिमनद हो सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों में हिमनद है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पिघलने से क्या बनेगी, झील। और इसके अलावा इस ग्लेशियर क्षेत्र में समय के अनुसार क्या होगी, वर्षा होगी या बर्फबारी होगी। तो जो नदी हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, तो उसका प्रोसेस सही होता है, ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर का पानी जमा होता है और फिर वो पानी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, राइट। और ऐसे क्षेत्रों में नदी न सिर्फ हिमनद से जल प्राप्त करती है बल्कि वर्षा द्वारा भी जल को प्राप्त करती है, राइट। तो इस प्रकार की नदी में वर्ष भर जल रहेगा। ये अलग बात है कि वर्षा के दौरान बहुत ज्यादा पानी आएगा जो उसकी धारण क्षमता से ज्यादा होगा तो बाढ़ की दशा बन सकती है, राइट। जब वर्षा का समय नहीं है, बीत चुका है, एक थोड़ा शुष्क काल हो गया है, तब भी उसमें जल की उपलब्धता रहेगी, लेकिन मात्रा अपेक्षाकृत क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन उस वक्त जल कहाँ से मिल रहा होगा, हिमनद के पिघलने से। तो ऐसी नदी में वर्ष भर होगा, और वर्ष भर होगा तो हम इसको सदा नीरा बोलते हैं, पेरिनियल रिवर, पेरिनियल, सदा नीरा, राइट। दूसरा क्षेत्र हो सकता है जहां पर हिमनद न हो, जैसे हिमालय की नदियां हिमनद से निकलती, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हिमनद से तो निकलती नहीं, राइट। छोटा नागपुर के पहाड़ की नदियां, चाहे आप दामोदर ले लीजिए, चाहे स्वर्ण रेखा ले लीजिए, फिर चाहे आप अमरकंटक की तरफ नर्मदा ले लीजिए, सोन की बात कर लीजिए, या फिर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के सहारे निकलने वाली विभिन्न नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, किसी को भी ले लीजिए, वहां पर तो हिमनद है नहीं। तो फिर कैसे काम होता है, तो वहां पर पर्वत या पठार है, पर्वत या पठार में क्या होती हैं, दरार या क्या होती हैं, भ्रंश, राइट। और ये सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले होते हैं। तो जब इनसे बरसात होती है तो इन भ्रंश के सहारे वह जल एक बड़े क्षेत्र में क्या है, प्रवेश कर जाता है, एकत्रित होता है। फिर यही जल कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में क्या है, बाहर निकलता है और नदी का क्या है, रूप धारण कर लेता है। कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि भूमिगत जल भी क्या है, ऊपर आता है। चारों तरफ से इतना अंदर पानी का प्रेशर होता है कि कुछ कमजोर क्षेत्रों से पानी ऑटोमेटिकली क्या है, ऊपर आता है और वह नदी को फेड कर सकता है, पानी दे सकता है। तो ऐसी जो नदी होगी, जब वर्षा होगी तो इसमें पानी ज्यादा होगा। और दूसरी बात ध्यान रखो, जहां ये पठारी क्षेत्र होंगे, ये पठारी क्षेत्र जो ये ऊंचे क्षेत्र हैं यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर चूंकि भ्रंशों में पानी है, नदियां यहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ पर आर्द्रता का स्तर क्या होता है, अधिक होता है।
इसलिए दिन के समय जब यहाँ पर थोड़ी भी गर्मी होती है तो गर्म हवा, गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती है, तो भले निचले भागों में वर्षा ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ वर्षा क्या है, हो जाती है। फिर वो पानी भ्रंशों में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, राइट। इसलिए इन नदियों में आप जब पानी देखेंगे तो इनका स्रोत हिमनद नहीं है, इनका स्रोत वहां पर होने वाली वर्षा है। और दो तरह की समय में वर्षा होगी, एक जब मानसून की दशा हो, और दूसरा वहां लोकल लेवल पर जो संवहनीय वर्षा हो जाती है, जो कन्वेक्शनल रेन हो जाती है। तो इन्हीं दरारों में, भ्रंशों में एक बड़े क्षेत्र में जल भर जाता है और वही जल धीरे धीरे यहाँ निकलता है। तो वर्षा ऋतु के दौरान, मानसून के दौरान इसमें अधिक पानी होता है और उसके बाद पानी की मात्रा क्रमशः, और कई छोटी नदियां होती हैं जिनका क्षेत्र छोटा होता है तो वो गर्मियों में सूख भी जाती। इवन तो लूनी, सरस्वती जैसी नदियां तो सागर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, रास्ते में ही मरुस्थल में क्या है, खो जाती। कई छोटी नदियां गर्मी में पूरी तरह क्या हो जाती हैं, सूख जाती। ठीक है ना। तो ऐसी नदियां जिनका उद्गम हिमनद से नहीं होता है, वो पर्वत या पठारों के भ्रंशों में जो जल का रिसाव होता है उससे वो जल की प्राप्ति करती हैं। तब यहाँ पर इन नदियों को हम मौसमी नदियां बोलते हैं, ये सीजनल रिवर्स हैं, राइट। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रायः ऐसी हैं कि वर्षा ऋतु के दौरान तो बहुत पानी होता है, लेकिन फिर जब वर्षा ऋतु नहीं होती है तब जल का स्तर क्या है, इसमें कम होता चला जाता है, राइट। सब में बराबर कम हो ये जरूरी नहीं है, डिपेंड इस बात पर करता है कि कौन हिस्सा महासागर के पास है, कौन हिस्सा कितना तापमान प्राप्त कर रहा है, किसी पठार या पर्वतीय भाग का विस्तार कितने में है, उसमें भ्रंशों का कितना निर्माण हुआ है। इसीलिए पर्वतों को जल का संग्रहकर्ता कहा जाता है, पर्वतों को जल का संग्रहकर्ता कहा जाता है। दोज आर द रिजर्वायर ऑफ वाटर। अब अमरकंटक से नर्मदा माता निकलती हैं, बैतूल से तापी निकलती हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, लेकिन गर्मियों में पानी का लेवल बहुत डाउन होता है, राइट। इसीलिए हमको इनके सहारे भी बांधों का क्या करना पड़ता है, निर्माण, कि वर्षा के दौरान जो हमको बहुत पानी मिले तो वो व्यर्थ में न बह पाए, तो उसको हम स्टोर कर लें। तो जब इसमें पानी कम हो तो हमें पानी की क्राइसिस न हो और हम अपनी जल की उपलब्धता को क्या करें, मेंटेन कर पाएं। तो इनमें तो वर्ष भर पर्याप्त जल मिल सकता है, लेकिन इसमें जब शुष्क मौसम होते हैं तब जल की मात्रा क्या है, बहुत कम हो जाती है। तो ये सदा नीरा होती हैं और ये मौसमी नदियां होती हैं, ठीक है ना। हिमालय की सारी नदियां ऑलमोस्ट क्या हैं, सदा नीरा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बड़ी नदियों को छोड़कर बाकी नदियों में वाटर लेवल क्या है, बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रीय प्रभाव भी इसमें काम करता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।